नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एस के त्रिपाठी, जो हमारी करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की जो सीरीज है उसको यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। और यहाँ पर जो सारे लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से आपकी न्यूज को कवर किया जाता है, लिया जाता है, जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगा। तो आगे चलने से पहले दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं मैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और आप उन्हें ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे प्लीज ज्वाइन कर ले। और साथ ही करंट अफेयर्स के लिए जो टेलीग्राम चैनल है वो ओनली करंट अफेयर आप चैनल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। आप उसे प्लीज ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों को अवेलेबल कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पहली न्यूज देखेंगे। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो लोया जिरगा के बारे में है। ठीक है ना, ये एक ग्रुप है अफगानिस्तान में, तो उसी के बारे में है ये, ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान, लोया जिरगा के बारे में। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, उसके परसेप्शन से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये आएगा तो बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन आएगा कि जो लोया जिरगा है वो किससे रिलेटेड है, वो कहाँ किस स्थान से रिलेटेड है। तो ये जो एरिया है आपका वो वर्ल्ड मैप पे भी आप एक बार रिवाइज कर जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। हार्ट ऑफ एशिया वगैरह आप सुनते होंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेंस के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा कि हम जो इंडिया और अफगानिस्तान के जो बाइलैटरल रिलेशन है ना, जो द्विपक्षीय संबंध है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लें। और इस क्वेश्चन को आप लिख के पोस्ट भी करिएगा कि जो इंडो अफगानिस्तान का जो रिलेशन है, ठीक है ना, वो किस तरीके से विकसित हुआ है और उसका करंट सिनेरियो क्या है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो आपका लोया जिरगा है वो क्या है। तो ये जो है आपका एक मास नेशनल गैदरिंग है दैट ब्रिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द वेरियस, जो आपके एथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कहां पर, अफगानिस्तान में। तो एक तरीके का ये जन समुदाय है जिसमें विभिन्न तरीके के जातीय, धार्मिक और जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को ये एक साथ एक जगह पर एकजुट करता है। ठीक है ना, और ये वहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड ग्रुप माना जाता है और बहुत सदियों से वहां पर इसको एक तरीके का कॉन्सुलेटिव बॉडी, मतलब एक तरीके का परामर्शदाता जो निकाय है ना, जहां पर अगर किसी तरीके की समस्या वहां पर क्रिएट होती है तो वहां पर इसको जो है वहां पर बुलाया जाता है और इसकी बातों को वहां पर माना भी जाता है, इसके डिसीजंस को लोग वहां फॉलो भी करते हैं। ठीक है, दैट हैज बीन कन्वेंट एट टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस और टू सेटल नेशनल इश्यूज। जो भी वहां पर नेशनल, अगर राष्ट्रीय संकट का टाइम आता है या कोई भी नेशनल इशू आता है तो उसको सेटल डाउन करने के लिए ये जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा एक कैसी, मतलब सम्मानित एक क्या है, निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है। डिसीजन जो है इसका वहां पर वो लोग स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो ये लोया जिरगा है वो कहां से रिलेटेड है, तो वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और एक तरीके की ये बहुत पुरानी वहां की क्या है, सम्मानित एक जो है वो संस्था है, जो वहां के नेशनल, जिस तरीके के अगर नेशनल कोई क्राइसिस का मतलब दौर आता है तो वहां पर ये अपना वहां पर डिसीजन देती है और उसमें वहां के विभिन्न तरीके के एथनिक और जो रिलीजियस और जो वहां के जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद अगर देखें तो जो अकॉर्डिंग टू द अफगान कॉन्स्टिट्यूशन, जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है अफगानिस्तान का, उसमें लोया जिरगा को कंसीडर किया गया है हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अफगान पीपल। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि जो वहां के लोग हैं उनकी वो उच्चतम, मतलब हाईएस्ट लेवल की अभिव्यक्ति माना जाता है ना। ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो है वो सबसे ऐसी एक संस्था है जो सभी लोगों की बातों को अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये कोई ऐसी नहीं, वहां पर कोई ये फॉर्मल और कोई ऐसा वहां पर संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि ये कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है या कोई सरकारी निर्णय वाली कोई संस्था है ना, कि किसी तरीके के गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेने वाली ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, और ना ही जो इसके डिसीजंस हैं वो आपके वहां पर बाइंडिंग होते हैं। लेकिन फिर भी लोया जिरगा के जो अपने डिसीजन होते हैं वहां पर कई बार जो उनके डिसीजन होते हैं वो बिल्कुल फाइनल
एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये माना जाता है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी रूलिंग पार्टी वगैरह होगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो रिसेंटली जो ये न्यूज़ दी गई है वो इसीलिए कि वहाँ पर अभी 3 दिन का 3 डे लोया जिरगा ग्रैंड असेंबली हैज़ बीन कॉल्ड इन अफगानिस्तान। मतलब वहाँ पर इसको फिर से इस असेंबली को क्या किया गया है, बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो 400 आपके तालिबान फाइटर्स थे, ठीक है ना, जो लड़ाके थे, उनको वहां से फ्री करने के लिए, मुक्त करने का जो निर्णय था उसके रेफरेंस में अफगानिस्तान में इसको बुलाया गया है। जो ये आपके 400 तालिबान फाइटर है, जो मर्डरर है और जो एब्डक्शंस में संलिप्त पाए गए हैं, उनके संदर्भ में इनको बुलाया गया है ना, कि वो जो गंभीर अपराधी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कई सारे अपराध हैं, हत्या और अपहरण के, तो उनके संदर्भ में कि उनको मुक्त किया जाए, फ्री किया जाए, तो उसके लिए डिसीजन लेने के लिए इसको वहां पर हालिया में बुलाया गया हाल में, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखें अपन तो लोया जिरगा हैज बीन कन्वेंड आफ्टर द अफगानिस्तान प्रेसिडेंट रिफ्यूज्ड टू रिलीज द तालिबान प्रिजनर्स। मतलब वहां के जो आपके प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, तो उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि भैया जो ये आपके जो भी मर्डरर्स हैं और जो ये आपके दोषी व्यक्ति हैं, जो तालिबानी हैं प्रिजनर्स, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो उसी रेफरेंस पे फिर उनको बुलाया जाता है, ठीक है ना, किसको, ये जो आपकी लोया जिरगा है। तो दिस थ्रेटेंड द डिरेलमेंट ऑफ इंट्रा अफगान टॉक्स टेंटेवली शेड्यूल्ड फॉर 10 अगस्त, जो आपका 2020 में दोहा में होने वाली थी, ठीक है ना। द तालिबान हैज ऑल्सो थ्रेटेंड ऑफ मोर ब्लडशेड इफ द प्रिजनर्स आर नॉट रिलीज। मतलब तालिबान ने उनको धमकी भी दी है, तालिबानीज ने, कि अगर ऐसा नहीं किया गया, उन्हें नहीं छोड़ा गया, तो फिर वहां पर और भी ज्यादा रक्तपात, ब्लडशेड देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल न्यूज़ है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कहानी पूछेगा एग्जाम में हमारे, फिर भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये यूएसए का वहां पर अगर दृष्टिकोण देखा जाए, परसेप्शन देखा जाए, तो उनका भी मानना है कि जो वहां की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की और जो तालिबान है, ठीक है ना, उनके बीच में अगर बातचीत होगी, अगर बात किया जाएगा और उसके थ्रू उस इश्यू को रिजॉल्व किया जाएगा, उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, तो वहां पर जो भी आपका वायलेंस वगैरह है वो आपकी कम होगी, ठीक है ना। ये तो सीधी बात है ना, कि बात करने से फिर वहां पर हिंसा में कमी आएगी और उसी के फलस्वरूप उसका रिजल्टेंट ऐसा देखने को मिलेगा कि जो अफगानिस्तान है वहां पर जो पीस एग्रीमेंट है, ठीक है ना, और जो वहां पर मतलब पीस एग्रीमेंट जो है वो वहां पर मूर्त रूप में देखा जा सकेगा, और उसके रिजल्टेंट के तौर पे, है ना, जब बातचीत करेंगे और जो वहां पर वार वगैरह चल रही है वो एंड हो जाएगी, ठीक है ना। ये यूएसए ने अपना मतलब पक्ष रखा है उसमें। उसके बाद देखा जाए तो फरवरी 2020 की बात करें तो जो यूएसए है और तालिबान और यूएसए और अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने एक मतलब साइन किया था एक एग्रीमेंट में, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये जो आपका कैदी वगैरह है उनका एक्सचेंज किया जाएगा, मतलब प्रिजनर्स के एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो इसके बाद भी कई मंथ्स तक ये जो आपकी बातचीत होने वाली थी वो जो है टल गई, मतलब डिले की गई उसको, है ना। जो इंट्रा अफगान टॉक्स, इंट्रा का मतलब क्या, कि विद इन द बाउंड्री ऑफ स्टेट या विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, है ना। और इंटर का मतलब होता है कि उस मतलब सीमा के बाद, जैसे दो राज्य हो गए, आपका एमपी हो गया और यूपी हो गया, तो एमपी और यूपी के बीच का मतलब इंटर स्टेट, और अगर किसी एक स्टेट के अंदर है मतलब यूपी के, तो उसको इंट्रा है, वो है टर्मिनोलॉजी यहाँ पे। तो इंट्रा अफगान टॉक्स जो है वो जो शेड्यूल किया जा रहा था 10 मार्च से, उसको अभी तक जो है कई महीनों से डिले किया गया है। उसके पीछे जो है कुछ जो आपके आर्ग्यू दिए हैं वहां के अशरफ गनी ने, है ना, उसने बोला, वो बोला जा रहा है कि जो वहां के अभी के प्रेसिडेंट है इज डेलिबरेटली डिलेइंग पीस टॉक्स विद द तालिबान टू रिटेन पावर, मतलब अपनी पावर को बनाए रखने के लिए वो इसको डिले कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब गनी जो है वो शांति बनाए रखने में देरी कर रहे हैं ताकि उनकी सत्ता जो है बनी रह सके। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वार्ता एक तटस्थ मतलब न्यूट्रल जो आपकी इंतरिम गवर्नमेंट है उसकी भी खोज कर सकती है, उसकी तलाश कर सकती है, और जिसकी कॉस्ट जो है किसको पे ऑफ करनी पड़ेगी, आपकी मिस्टर गनी को, ठीक है ना। ये कहानी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम कवर कर रहे हैं क्योंकि यहां पर न्यूज आई है, ठीक है ना। तो यूएसए ने अनाउंस किया था अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए, आपको पता है, और फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को अबाउट 8000 के अराउंड, ठीक है ना। आफ्टर पुशिंग फॉर द अफगानिस्तान गवर्नमेंट टू रिलीज द तालिबान प्रिजनर्स एंड फॉर द तालिबान टू रिलीज अफगान शोल्डर्स एंड सिविलियंस इन इट्स कस्टडी, तो मतलब जो भी उनकी कस्टडी वगैरह में थे उन्होंने बोला उसको रिलीज कर दो। ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स जो आपकी यूएसए गवर्नमेंट है हैज बीन कीन टू स्पीड अप द
तालिबान अफगान जो आपका रिकंसिलिएशन प्रोसेस की बात थी उसमें थोड़ा स्पीड अप देखा गया है विद एन आई ऑन द नवंबर 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि वहां पर भी जो है आपकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये जो है जो नॉर्मल सा फैक्ट है आप इसको देख जाइएगा। और अभी अपन थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे कि जो इंडो अफगानिस्तान जो हमारा रिलेशन उसके बीच किस तरीके की जो है वो परसेप्शन बन रहा है, क्या हमारे यहाँ चल रहा है रिलेशन में। इंडिया हैज अ मेजर स्टेक इन द स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, बिल्कुल सही बात है कि वहां पर आप देखते हैं कि हमेशा जो है हिंसा वगैरह और वहां पर जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस हमेशा बना रहता है, और वो आपका हार्ट ऑफ एशिया का एरिया है। अगर वहां पर अशांति बनी रहती है तो आप देखेंगे चाहे वेस्ट साइड में चाहे ईस्ट साइड में, तो वहां दोनों तरफ, क्योंकि जो क्या होता है अगर वहां पर किसी तरीके का टेररिज्म होगा तो फिर वो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो फिर जो नेबरिंग कंट्रीज वगैरह भी होती है वहां पर भी उसका डोमिनो इफेक्ट देखा जा सकता है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो इंडिया ने हमेशा बहुत बढ़िया मेजर स्टेक मेजर रोल प्ले किया है वहां पर स्थिरता बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। और काफी सारे वहां पर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट भी हैं इंडिया के, ठीक है ना। और उसके डेवलपमेंट में काफ़ी सारे डेवलपमेंटल जो है प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाए गए हैं इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं जैसे आपकी अफगान पार्लियामेंट है, और जरांज डेलाराम हाईवे आपने सुना होगा। अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप जो डैम है आपका सलमा डैम की अपन बात कर सकते हैं। देखिए जो आप भारत अफगानिस्तान के बीच में आप देखेंगे तो जैसे आपने सुना होगा कि जो आपका फर्स्ट टाइम भारत ने अफगानिस्तान के साथ जो है जब डिफेंस डील किया आपका, ठीक है ना, डिफेंस डील किया था, और अभी तक मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट था केवल, है ना, मतलब उसके पहले देखा जाए तो केवल वहां पर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए जाते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम भारत ने अफगानिस्तान से एक डिफेंस डील की थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और जो आपका MI-35 हेलीकॉप्टर है ना, उसके संदर्भ में ये दिया गया था भारत के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे कि सलमा डैम जो है वो यहाँ पर मेंशन भी है कि इंडिया और पाकिस्तान के मतलब फ्रेंडशिप से रिलेटेड उसको नाउन से ऐसा मतलब संज्ञा दी गई है उसको, तो वो बांध भी दिया गया है। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो सलमा डैम है वो किस रिवर पे है, तो जो रिवर है मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका हरी रिवर है, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो सलमा डैम बनाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो हार्ट ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तापी प्रोजेक्ट आपका, ठीक है ना, और जारांज डेली जो आपका डेलाराम हाईवे है। देखिए जारांज डेलाराम जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो जो आपका वेस्टर्न पार्ट है अफगानिस्तान का मैप में देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो एक जगह है जो आपकी जिसको डेलाराम बोला जाता है, और फिर उसके नीचे जो है आपका जरांज एक एरिया है, जरांज जो है आपका ईरान में है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो ईरान है वहां पर रेल की व्यवस्था है, और उसके बाद आपका चाहबार है, और उसके बाद गल्फ ऑफ ओमन है। तो ये क्या है कि जो आपका चाहबार पोर्ट है वहां से अफगानिस्तान गारलैंड हाईवे तक लिंक करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान वाला रूट है वहां से हमेशा जो पाकिस्तान है डिसएग्री करता है, ठीक है ना। तो डिसएग्री करता है तो हमको उसका एक क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए ना, विकल्प चाहिए कि अगर वो वहां से प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को क्रिएट करेगा तो भाई हमको तो वहां से व्यापार करना है ना, तो हमको जो लॉस हो रहा है उसके लिए हम बैलेंस करने के लिए ये रूट जो है वो देख रहे हैं। वो जो मोदी जी जब गए थे ईरान की अपनी विजिट में तब उन्होंने वहां से ये घोषणा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इसको गारलैंड हाईवे भी कहते हैं। गारलैंड का हाईवे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो उसकी जो आकृति है कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर आपका जैसे वहाँ पर हेरात है, ये आपका काबुल वाला एरिया है, ये आपका कांधार वाला एरिया है, और यहाँ पे ऊपर एक जगह है जो मजार शरीफ के नाम से जानी जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, प्रीलिम्स में ऐसी जगहों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसी को आपको गारलैंड हाईवे, और फिर इसके बाद ये डेलाराम जो है आपका जरांज हाईवे है। तो ये रिंग रोड की तरह है, रिंग रोड है ना, जैसे शहर के बाहर होती है, और मतलब जो बाहर से आने वाले ट्रक्स वगैरह होते हैं वो सिटी के अंदर एंट्री ना करे, बाहर से निकल जाए, तो ये रिंग रोड की तरह है आपका, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट आपको ब्रीफ कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो जो हार्ट ऑफ एशिया है जिसको इस्तांबुल प्रोसेस बोला जाता है, टर्की से स्टार्ट किया गया था 2011 में, ये आपके 11 देश थे वहां पर, और भारत भी जो है उसमें सम्मिलित है। तो ये जो है आपका एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है, बोला जाता है इसको स्टैब्लिश इसलिए किया गया कि टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस रीजनल इश्यूज। क्यों इसको बनाया गया था हार्ट ऑफ एशिया को, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल इश्यूज के बारे में डिस्कस करने के लिए पर्टिकुलरली जो फोकस किया गया है वो इनकरेज करने की बात की गई है सिक्योरिटी, ठीक है ना, क्योंकि अगर वहां किसी तरीके का टेररिज्म वगैरह होता है तो फिर वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है आसपास के कंट्रीज में। इसके बाद वहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है अमंग अफगानिस्तान और इट्स जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके संदर्भ में भी। तो एक बार आप हार्ट ऑफ एशिया जो आपका
है उसको आप रिवाइज कर जाइएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में बना था अफगानिस्तान पाकिस्तान का के बीच में, कि वो जो अपनी बाउंड्रीज है वहां से वो अपने मतलब ट्रेड को अनुमति देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब भारत में किसी भी तरीके का जैसे जो ट्रेड होता है अफगानिस्तान से भारत के लिए जो आता है, तो जो आता है उसमें जो पाकिस्तान है वो हमेशा हर्डल्स बाधा क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो वो उसको भी लेके इशू बना रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो आप इसको देख जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए वही सब लिखा है यहाँ पर कि जो इंडिया है वो हमेशा फेवर करता है मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट इन पावर विच इट कंसीडर्स स्ट्रैटेजिक एसेट विज़ाविज़ पाकिस्तान, है ना। मतलब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर की बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, एंड इंक्रीज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रोल फॉर द तालिबान एंड द एक्सपेंशन ऑफ इट्स टेरिटोरियल कंट्रोल शुड बी ग्रेट कंसर्न ऑफ इंडिया सिंस द तालिबान इज वाइडली बिलीव टू बी जो आपका पाकिस्तान का समर्थक बोला जाता है ना तालिबान को, तो इसलिए वो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको हमेशा जो है भारत वहां पर क्या करता है, हमेशा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है चाइना के साथ मिलकर इंडिया को काउंटर करता है, तो भैया उसको बैलेंस करने के लिए हमको करना, और ट्रेड से इकोनॉमिक लेवल पे भी जो है हमको वो बेनिफिशियल है अफगानिस्तान से अगर हम संबंध बनाते हैं तो, है ना। एक तरीके का वो बीच का एरिया है ना, अगर हमको मान लीजिए इंडिया से इधर से हमको इधर जाना है तो वो बीच का एरिया है ना, वेस्ट की तरफ जाना है अगर हमको, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को देखकर हमेशा जो है इंडिया के वो प्रायोरिटी में रहता है और वो ऐसा स्टैंड इंडिया लेता है। अफगानिस्तान देखिए वही लिखा भी हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट की बात कर मतलब मिडिल एशिया की बात करें, मध्य एशिया के क्षेत्र की बात करें तो अफगानिस्तान गेटवे है, इसीलिए उसको हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है, जो मैं समिट की बात कर रहा था। तो वहां से जब अमेरिकी जो ट्रूप्स है उनको वहां से हटाए जाने की बात की गई, तो जैसे जो भारत के जो अपोज करने वाले, जो भारत के विरुद्ध जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया आपका, जैश ए मोहम्मद हो गया आपका, तो उन सब की जो पावर्स है वो इंक्रीज हो सकती है, तो इंडिया के लिए एक तरीके का कंसर्न रेज हो जाएगा इससे, ठीक है ना। इसलिए भी भारत जो है पाकिस्तान में वास्तविक जो शांति है उसको स्थापित करने के लिए वहां पर उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अफगानिस्तान में जो शांति प्रक्रिया है वो वन साइडेड है और इसे यूएसए और पाकिस्तान द्वारा क्या किया जाता है, बोला जाता है कि उसको ड्राइव किया जाता है। और भारत ने तालिबान को अभी तक मान्यता नहीं दी है और नहीं देना चाहिए जब तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो उसको मान्यता नहीं देती है। तो ये नॉर्मल से फैक्ट है। बाकी जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में मैंने आपको थोड़े से इश्यूज डिस्कस कर दिए, आप रिवाइज कर जाइएगा उसको। उसके बाद जो आपका सेकंड न्यूज़ है आंगनवाड़ी सर्विसेज से रिलेटेड है। आपको पता है कि कोविड-19 के कारण जब आपका मार्च में लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद जो इनके द्वारा मतलब प्रोवाइड की जा रही थी जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, आपको पता है कि जो बेसिक सर्विसेज हैं वो जो हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको अभी क्या कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था उसको, तो अब वापस से उनको स्टार्ट करने की बात है, इसलिए ये न्यूज़ आपकी यहाँ पर रखी गई है। तो आंगनवाड़ी जो है वो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने कल आपको बताया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो आप उसको देख जाइएगा। और इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, सही बात है, स्टेट ही इंप्लीमेंट करता है। वैसे भी आप मैक्सिमम जगह देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, स्टेट का। इसीलिए तो हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, कि जब तक सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस स्ट्रेंथन नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तब तक जो सर्विस डिलीवरी है, क्योंकि सर्विस डिलीवरी तो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको जनता तक सर्विस पहुंचानी है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है, किसी भी जो स्कीम को लॉन्च किया जाता है, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, तो अगर उसको मतलब क्या होना है, सक्सेस किया जाना है या सक्सेस होना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल तो इंप्लीमेंटेशन आता है ना। आप एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले ड्रॉबैक लिखते हैं कि भैया इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। कोई भी स्कीम अपने आप में खराब नहीं होती, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आप पढ़ते होंगे, तो ये वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये स्कीम है वो इंप्लीमेंट की जाती है स्टेट और यूटीज विच सर्व्स एज अ रूरल चाइल्ड एंड मैटरनल केयर सेंटर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपका रूरल चाइल्ड को लेके और जो आपके
मैटरनल केयर है उससे रिलेटेड ये सर्विसेज जो हैं वो क्या की जाती हैं, उसके लिए ये वहाँ पर कार्यरत हैं। तो एक कार्यक्रम के रूप में ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 1975 में, और ये एक पार्ट है किसका, आईसीडीएस का, जो आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ठीक है ना। और वो क्यों लॉन्च की गई है, ये जो आपका प्रोग्राम है, जो चाइल्ड हंगर है आपका, चाइल्ड हंगर है जो आपका, उससे कॉम्बैट करने के लिए, उससे निपटने के लिए, ठीक है ना। और जो माल न्यूट्रिशन है आपका, उससे भी संदर्भित है ये। सही बात है ना। जब मैंने आपको एक विस्कस साइकिल भी बताया था कि किस तरीके से पॉवर्टी और जो आपका हेल्थ इश्यूज हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो पूरा विस्कस साइकिल बनाता है, ठीक है ना। कोई अगर चाइल्ड है, अगर वो जन्म लेता है कोई भी शिशु, और उसको आपके हेल्थ और अगर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनकी माँ के लिए, क्योंकि अगर वो अवेयर नहीं होंगी तो फिर उनकी हेल्थ की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि बच्चा अपनी हेल्थ की केयर खुद तो कर नहीं सकता। तो जो उनकी अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी और वो बचपन से ही माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब डेवलपमेंट नहीं होगा उसका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो जो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। लर्निंग कैपेसिटी अगर कम हो जाएगी तो फिर वो इसका उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो मजबूरन उसको जो उसकी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी, और जब लिमिटेड हो जाएंगी तो उसको मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके जॉब करना पड़ेगा, और जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ेगा तो क्या होगा, वो जो सोशल सिक्योरिटी है वो उसको अवेल नहीं होगी, और वो हमेशा जो है वो वल्नरेबल ग्रुप्स में शामिल होगा, और वापस से वो हमेशा पॉवर्टी के विस्कस साइकिल में पहुंच जाएगा। तो ऐसे आप उसको इंटरलिंक करके देखिए, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि तो जो आंगनवाड़ी है वो 6 तरीके की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती थी, जैसे कि आप करती हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पोषण की बात है, फिर प्री स्कूल जो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसी से एक जो है एटीट्यूड डेवलप होता है ना, एजुकेशन के लिए। उसके बाद जो इम्यूनाइजेशन है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका क्या है, जो आपका प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और प्रिवेंटिव जो है क्यूरेटिव से हमेशा बेटर होता है, ठीक है ना। तो हेल्थ चेकअप और न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड कराती हैं। एंड रेफरल सर्विसेज, द बेनिफिशियरीज जो हैं इसके अंदर आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम के, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि आधार के थ्रू अब उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो राइट टू फूड कैंपेन है आपका, ठीक है, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है मिनिस्टर को, फॉर जो मिनिस्टर किसके होंगे इसके अंतर्गत, अब आप देखिए चाइल्ड और वुमेन की बात किया जा रहा है यहां पर, तो जो आपका MWCD है, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसी से रिलेटेड होगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसको भी याद करने के मैक्सिमम जो है ट्रिक्स से निकल जाती हैं ये। टू रिज्यूम प्रोविजन ऑफ हॉट कुक्ड मील्स एंड एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज, क्योंकि इनको अभी क्या किया गया था, बंद किया गया था कोविड-19 की वजह से। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मेमोरेंडम है वो सजेस्ट कर रहा है आंगनवाड़ी सर्विसेज लाइक जो आपकी कम्युनिटी मैनेज्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा, ठीक है ना। मतलब जो कम्युनिटी के थ्रू है ना, जो विकास निगरानी की बात की जा रही है उसको इसमें सुझाव दिया गया है इसमें। और डे केयर सेंटर्स के अंदर जो है वो जो वहां के बेनिफिशियरीज हैं उनको ये जो है सुविधाएं वो उनके हाउसेस तक में पहुंचाया जाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, घरों में उसका वितरण किया जाना चाहिए। और ये जो है आपकी रेज्यूम कर दी जाएगी सर्विसेज, तो जो इसमें प्रोवाइड करने वाले मतलब जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी सेफ्टी के मेजर्स की बात की गई है। तो इसमें जो है आपके कि किस तरीके की मतलब जो फूड है वो डिलीवर करने की मतलब रिकमेंडेशन की गई है, तो कुक्ड फूड भी और ड्राई राशन भी वहां प्रोवाइड करने की बात किया गया है। इट ऑल्सो सॉट प्रोटेक्टिव गियर, जो आपका फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए, जैसे आपकी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद आपको पता है वो नॉर्मल सी न्यूज़ बता रहे कि 25 मार्च को जब आपका लॉकडाउन हुआ पूरे देश में नेशन वाइड, तो जो ये इसके अंदर जो 8 करोड़ से ज़्यादा आपके बेनिफिशियरीज हैं, है ना, जो इसके अंदर सर्विसेज को लेते हैं, है ना, तो आईसीडीएस को जो इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो 8 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, है ना, जो आंगनवाड़ी वगैरह उनको अवेलेबल कराते हैं सर्विसेज को। तो इसमें किस तरीके की बात है कि जो आपके 6 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे हैं, मतलब 6 ईयर्स से कम वाले जो चाइल्ड हैं आपके, और जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, है ना, जो मतलब
ब्रेस्ट फीड वगैरह कराती हैं, वो सब उसमें शामिल हैं। तो उनके लिए जो है लगभग जो 14 लाख आंगनवाड़ियों में जो पका हुआ कुक्ड फूड होता था और जो घर पर जो राशन जो प्रोवाइड किया जाता था, प्रावधान जो था, प्रोविज़न, वो बंद हो गया था। तो उसको अब रेज्यूम करने की बात है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने पूछा है स्टेट गवर्नमेंट से और यूनाइटेड टेरिटरीज से, जो अपनी यूटीज़ वगैरह हैं, उनसे उन्होंने बोला है कि जो लाभार्थी हैं उनके लिए जो खाद्य सुरक्षा भत्ता वगैरह है उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको क्या किया जाए, बढ़ाने की बात की है। और जून 2020 की बात करें तो उसमें जो आपकी रिपोर्ट आई है, मतलब पोषण जो है, न्यूट्रिशन कोविड-19 मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, उसके अनुसार अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो उसमें बोला जा रहा है कि 14 भारत में 14 सबसे अधिक जो आबादी वाले, जो पॉपुलेशन वाले जो 14 स्टेट्स हैं, उसमें 10 ने कुपोषित बच्चों का सामुदायिक प्रबंधन नहीं किया है। मतलब ये जो है, ये यूनिसेफ जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, और वर्ल्ड बैंक भी है उसमें। तो जो आपकी 14 मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैं, उसमें 10 जो स्टेट्स हैं, है ना, डिड नॉट कंडक्ट कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ जो एक्यूटली माल न्यूरिस्ड, जो आपके क्या है, माल नरिश्ड जो आपके चिल्ड्रन है। एक्यूटली मतलब बिल्कुल, मतलब ये कॉन्क्रीट वर्ड है, इसको देखेगा। एंड 8 स्टेट्स वर अनेबल टू मेजर ग्रोथ पैरामीटर्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो वहां पर डिक्लाइन हुई है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राइट टू फूड के बारे में बताया गया है। ये जो राइट टू फूड है इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जो आपका आर्टिकल 21 के थ्रू है। आपको पता है कि जो आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है वो कैसे बदला है। जो 1978 का आपका मानेका गांधी वाला केस है, जो वर्सेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां से जो है आर्टिकल 21 का एम्बिट लगातार बढ़ता गया है, जिसमें अभी आप जो देखेंगे तो राइट टू प्राइवेसी वगैरह भी उसमें एम्बेडेड होता जा रहा है, ठीक है ना, बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट, जो आपकी डीपीएसपी है, डीपीएसपी का मतलब ही क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना, वो स्टेट पॉलिसी के लिए, मतलब एक तरीके की वो गाइडलाइंस है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आपकी फिलॉसफी है कि जो इंडिया है वो वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर कैसे करेगा, जो हमारे यहाँ वल्नरेबल ग्रुप्स है, आपके जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, उनको वैसी मतलब कंडीशंस और वैसे लेवल पे उनको लाना, ताकि जो समाज में जो मेन स्ट्रीम का डेवलपमेंट है उसमें उनको एम्बेडेड किया जा सके, उनको उसमें मिलाया जा सके। तो उस तरीके की जो पॉलिसी है वो कौन इंप्लीमेंट करेगा, राज्य करेगा। तो वही लिखा है आर्टिकल 39 में, जो आप देखेंगे जाके लिखा है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। तो उसी के अंदर जो आर्टिकल 39A है उसमें ये लिखा गया है कि दैट द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन, जो आपकी है वुमेन और मैन, उनके बारे में इक्वालिटी हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड। मतलब लाइवलीहुड की बात किया गया है कि आजीविका के लिए जो भी मतलब है अवसर वगैरह हैं, वो मैन और वुमेन की इक्वालिटी के लिए उससे संदर्भित जो भी प्रोविजंस होंगे वो पॉलिसी में इंप्लीमेंट करना चाहिए किसी भी स्टेट के द्वारा अपनी नीतियों में, ठीक है ना, सभी नागरिकों के संदर्भ में। तो वो लिखा हुआ है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो ट्राइफेड से रिलेटेड है। देखिए SC ST से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी संगठन है आपका, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप से। अब देखिए मतलब मैं कमेंट में देखता हूँ कि ये GS1 से है, GS2 से है। सबसे पहले आप लोग सिलेबस अपने सामने रख के बैठे रहा करिए, क्योंकि दूसरे के द्वारा दी गई चीज़ों से ना आप लिमिटेड हो जाएंगे, अपने मतलब कैपेसिटी को आप लिमिट मत करिए। SC ST अब ये वेलफेयर स्टेट के थ्रू भी आ जाएगा, तो सेकंड पेपर में भी आ जाएगा, फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, आप देखेंगे तो, ठीक ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो अगर ट्राइफेड की बात है तो ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो आपकी स्टैच्यूरी बॉडी वगैरह की बात है सेकंड पेपर में, तो उसके अंतर्गत भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेगुलर आप लोग अपने बेड पे तकिए के नीचे सिलेबस को रखिए, और सोने के पहले एक बार और सो के उठने के बाद एक बार जरूर उसको देखते जाइए, रटने की जरूरत नहीं, अपने आप जो है चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ट्राइफेड के बारे में है। तो हमको क्या चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ SC STs के लिए जो भी प्रोविजंस की गए हैं वो देखा जाए कि भैया ये जो ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह हैं उनकी डेफिनेशन कैसे आई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि प्री ब्रिटिश एरा में इनकी क्या कंडीशंस थी, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जब आए तो वो क्या कर रहे थे उनको, है ना, जब उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, संथाल विद्रोह वगैरह, कोल विद्रोह। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देखेंगे तो जो पॉलिसीज़ वगैरह है वो आइसोलेशन की पॉलिसी आती है। उसमें एक सिद्धांत भी लाया गया था इनके इंटीग्रेशन के लिए, जिसको पंचशील सिद्धांत बोलते हैं। वो IR वाला नहीं है पंचशील,
स्केल, इसके लिए भी लाया गया था। फिर इसके बाद एसिमिलेशन की बात करते हैं। इसमें आप वेरियर एल्विन का नाम सुनेंगे तो उन्होंने बोला था कि जो आपके मतलब ट्राइबल्स हैं उनको आप इतना अलग अलग छोड़ दो, मतलब अलग थलग छोड़ दो कि मतलब जितना उनको आप इंटीग्रेट करोगे सोसाइटी में वो उतना ही ज़्यादा वहाँ पर उसका अपोज करेंगे, विद्रोह वगैरह बढ़ेंगे। इसके बाद जीएस घूरे का नाम सुना होगा आपने, तो इन्हें जो उन्होंने बोला कि इनको जो है हमारे साथ रहने दो, ये अगर कितने भी बैकवर्ड लेकिन है तो हिंदू ही, मतलब अलग अलग जो है व्याख्याएं देखने को मिल जाएगा आपको जो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में देखोगे। फिर पंचशील सिद्धांत आता है नेहरू जी के एरा में, तो वो बोलते हैं ना तो इनको पूरी तरीके से आइसोलेशन में रखना है और ना ही इनको जो है मिक्स्ड करना है, मतलब कहीं ना कहीं वो जो है आपके फिर वही आता है मध्यम मार्गी वाली बात, बुद्ध जी का दर्शन और वो गांधी जी का दर्शन, ठीक है ना। लेकिन जो इनका मतलब मिक्सचर है मेन स्ट्रीम में, उनकी जो स्पेसिफिक जो कल्चर है उसको कंजर्व करते हुए फिर इनको डेवलपमेंट में शामिल रखना है, और यही पॉलिसी हमारे यहाँ अभी जो है वो देखा जा सकता है। मतलब सैलेड बाउल प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। सैलेड बाउल प्रिंसिपल क्या हो गया, जैसे आपके बाउल में जब आप सैलेड खाते हैं तो आप देखते हैं कि प्याज है, उसमें अनियन भी है आपका, है ना, मतलब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, है ना, उसमें आपका बीट्स है, चुकंदर भी है आपका, ठीक है ना, उसमें जो है आपका खीरा भी है, ककड़ी भी है, तो आप उसको कितना भी मिला दीजिए लेकिन वो अलग अलग रहेगा, मतलब एक साथ है और अलग अलग भी है, ठीक है ना। लेकिन आप एक काम करिए कि दाल में जो है आप उसमें दाल में जो दही मिला दीजिए, है ना, तो अगर उसको वैसे मिला देंगे, है ना, पानी में अगर आप खीर बना रहे हैं और दूध डाल दिया और उसमें पानी मिला दिए तो क्या दिखाई देगा कि पानी अलग है और दूध अलग है ना, तो वो ऐसा हो जाता है, एक मिक्सिंग का ये कंडीशन होता है, तो इसको हम डिराइव करते हैं, लेकिन इसमें हम सैलेड बाउल प्रिंसिपल को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें बताया मैंने। अब इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए कि इनकी डेफिनेशन वगैरह कहाँ है ट्राइबल से रिलेटेड, तो कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 344 हो गया आपका, 342 हो गया आपका, 366 सब क्लॉज आपका 34 वगैरह हो गया, 366 हो गया, फिर मतलब डेफिनेशन से रिलेटेड है ये आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स को हमको याद करना चाहिए। फिर आप पॉलिटिकल राइट्स की इनके बात करोगे तो आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 हो जाएगा, है ना, मतलब जो अपने यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह है वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव की बात है। उसके बाद आप आर्टिकल 243D की बात करेंगे, आर्टिकल 243T की बात करेंगे, पॉलिटिकल राइट्स से रिलेटेड है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देखेंगे आप तो जो आपकी 5th और 6th शेड्यूल है ना, अनुसूची की है। कल्चरल राइट्स जो है वो आर्टिकल 29 में देखा जा सकता है, और इनके मॉनिटरिंग के लिए जो एजेंसी वगैरह है जैसे आप आर्टिकल 338A में देखते हैं। तो मैंने आपको एक ये विजन दिया है, एक तरीका दिया है कि इस तरीके से हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मतलब एक्सट्रैक्ट करके नोट डाउन करना चाहिए। चलिए अब हम इसमें आ जाते हैं। ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो मैं कमेंट देखता हूं कि लेंदी है वीडियो, लेकिन यहां पर आप विश्वास मानिए कि अगर आपने इसको रिलीजियसली फॉलो किया, एक बार आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर आपने कर ली ना, तो जिस दिन आप मेंस के एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में होंगे, तो आपको मेरी बातें जरूर याद आएंगी, ठीक है ना, कि इस तरीके से हमको डील करना है। यूपीएससी के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ट्राइफेड जो है वो एक एजेंसी है जिसको नेशनल नोडल एजेंसी के रूप में मतलब स्टैब्लिश किया गया था 1987 में, जो आपकी जनजाति कार्य मंत्रालय है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके अंतर्गत। तो क्यों किया गया रहा होगा इसको, तो ये आपको पता है उनके वेलफेयर से रिलेटेड है, जो उनके माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस वगैरह होते हैं तो उसको किस तरीके से उनको बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट मिल सके, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो इसको किसके अंतर्गत किया गया, ये जो है कुछ जो आपके स्टेटमेंट वाइज जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये बन सकता है, तो ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको किसके अंतर्गत जो है पंजीकृत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था, तो जो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम है आपका, मतलब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था 1984 का, उसके अंतर्गत। उसके बाद जो इसका ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया गया 1988 में, और इसका जो हेड ऑफिस है आपका न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है कुछ जानकारी इसके बारे में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ट्राइबल पीपल का, ठीक है ना, क्योंकि ये सामाजिक आर्थिक रूप में क्या है, बैकवर्ड है, तो इनको क्या है सोशियो और इकोनॉमिक जो है इनका डेवलपमेंट करना है। फिर वही बात आ गई, क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करना है। अब वो पंचशील सिद्धांत को आप देखिए, लेकिन किस तरीके से शामिल करना है कि इनका जो स्पेसिफिक जो यूनिक कल्चर है ना वो बना रहे, कल्चरल इंटरेक्शन जो है वो उनका बना रहे, और कल्चरल किसी तरीके का उनके कल्चर
कल्चर में जो है वो हस्तक्षेप ना हो, वहां हम किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करें, क्योंकि वो उन लोगों से फिर बहुत ज्यादा उन लोगों को उससे प्रॉब्लम हो जाती है, वो उसका अपोज करते हैं, तो उस तरीके से किसी तरीके का अनरेस्ट की कंडीशन ना आए, ठीक है ना। तो इससे इनका किस तरीके का मतलब किन चीजों को प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर को, इनके एम्पावरमेंट की बात करेंगे, ताकि फिर ये डिसीजन मेकिंग में भी शामिल हो सके, ठीक है ना। ट्राइबल पीपल की बात कर रहे हैं, विथ नॉलेज, टूल्स एंड इंफॉर्मेशन एंड देयर कैपेसिटी बिल्डिंग, तो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग्स की बात होगी, उनमें अवेयरनेस आएगी, है ना। उनको इन्फॉर्म, जब तक सूचना नहीं आएगी, सबसे बड़ी चीज तो सूचना है ना, जब तक सूचना ही नहीं आएगी तो फिर कैसे एम्पावरमेंट होगी, तो वही सब चीजें हैं इसमें। और इसके फंक्शन की बात करें तो ये मैंने पहले ही बता दिया, दो तरीके से काम करता है ये पहला तो जो इनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह है, आपने फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाला फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देखा होगा, तो उसमें भी ये शब्द आपने रेगुलर सुना होगा, क्योंकि उनका मतलब जो राइट्स है, माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो उनका ही है, क्योंकि जो उनकी लाइवलीहुड का, आजीविका का जो मेन सोर्स है वो तो वही है ना, वहां पर इतना डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ है। और जो सेकंड जो है कि जो इनका ये मतलब जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, तो उनको किस तरीके से मार्केट से लिंक किया जाए, है ना। तो रिटेल मार्केटिंग और उसके डेवलपमेंट के लिए जो है ये संस्था जो है आपकी काम करती है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद इसके इनिशिएटिव्स और इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया है जो आपका प्रोक्योरमेंट है ना, प्रोक्योरमेंट बोला जाता है, जैसे आप एग्रीकल्चर के रेफरेंस में सुनते होंगे, एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स थ्रू इट्स फर्स्ट रिटेल आउटलेट कॉल्ड ट्राइब्स इंडिया। इसका जो फर्स्ट आउटलेट है उसको ट्राइब्स इंडिया बोला गया, जो कि न्यू दिल्ली में मतलब जो है उसको शुरू किया गया था 1999 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये प्रीलिम्स में बनाए जा सकते हैं और इसको फिर आप यूज कर सकते हैं अपने फैक्ट्स को, अगर ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप वहां पर लिख रहे हैं या ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बहुत यूनिक जो है इनकी आर्ट्स वगैरह होती हैं, है ना। तो आप रेगुलर कुछ पर्सनालिटीज के नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो उसके बारे में जो है इसको प्रमोट करने के लिए ये आउटलेट वहां पर बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे कि इट हैज ऑर्गेनाइज्ड एक बहुत बढ़िया मतलब जो है आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसको भी ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने। क्यों किया गया होगा कि इनहेंस द आउटपुट ऑफ वन धन योजना, जो वन से धन वो अर्जित कर रहे हैं उसके संदर्भ में वो योजना होगी, है ना। तो उसके बारे में है ये योजना। इट हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विथ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू डेवलप ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये फिर वहां पर भी यही आ गया कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है तो उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए। अब स्किल डेवलपमेंट करके अगर उस फील्ड में उनको प्रमोट करना है तो वहां पर जो इंटरप्रेन्योरशिप का एक एटीट्यूड है उनके समक्ष, उनके अंदर मतलब बिल्ड करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, तो उसके लिए ये जो है योजना जो है वो लॉन्च की गई है और उसके लिए ये जो है पार्टनरशिप किया गया है इस इंस्टीट्यूट के साथ जो आपकी INIS है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे तो स्कीम इज, ये जो स्कीम है ट्राई फूड एक स्कीम है ना, एक ट्राई फूड है स्कीम, इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका होगा, अब फूड लिखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी और ट्राइबल अफेयर्स वाली इंडस्ट्री तो होगी ही, और ट्राइफेड तो मेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और ये प्रमोट करेगा वैल्यू एडिशन जो है आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब वही होता है कि जो आपका टमाटर है, टमाटर से सॉस बना दिया जाए। कल मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, तो वैल्यू एडिशन हो गया, तो उससे क्या होता है कि जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, तो जो उनको प्रॉफिट होगा वो भी तो बढ़ जाएगा, तो उससे उनका क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी इसके बारे में न्यूज़ हो गई। इसके बाद आप देखेंगे तो जो माइनर फॉरेस्ट आपका प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग के लिए MSP से रिलेटेड एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है ना, मतलब बनाया गया है, विकसित किया गया है। और 2013 में जो इससे रिलेटेड जो आपके फेयर प्राइजेस होते हैं, जो इंश्योर किया गया है फेयर रिटर्न्स टू जो आपके फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में है ये नॉर्मल सा फैक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो ट्राइफेड है आपका, उसने जो आपका यूनिसेफ है और जो WHO है उसकी हेल्प से कोविड-19 जो है आपकी पैंडेमिक जो है आपकी महामारी, उस पर उन्होंने वेबिनार जो है उसका आयोजन किया है ना। जैसे सेमिनार होता है तो ऑनलाइन कर देंगे तो उसको वेबिनार बोल देंगे। तो इस वेबिनार में क्या किया गया, अवेयरनेस से रिलेटेड वहां पर काम किया गया, क्योंकि अवेयरनेस फैलाएंगे तभी तो उनको समझ में आएगा कि इससे हमको किस तरीके की प्रिकॉशंस वगैरह लेनी है, ठीक है ना। तो कोविड-19 के लिए जो बेसिक गाइडलाइंस थी उसके रेफरेंस में
जो ट्राइफेड के जो भी आपके मतलब गाइड हैं, प्रशिक्षक हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग हैं, उनके लिए एक जो वर्चुअल ट्रेनिंग का जो है वहां पर क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है ना, तो ये एक नॉर्मल सा फैक्ट हो गया। नेक्स्ट अपन न्यूज देखेंगे और ये भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र से है ना। आपने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सुना होगा। अच्छा, ये स्वच्छता से रिलेटेड चीज क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें ना हमारे यहाँ एक एटीट्यूडनल चेंज चाहिए। एटीट्यूडनल मतलब जो सफाई है ना, वो हमारे एक तरीके की हमारी वैल्यूज के रूप में हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क पटल में, माइंड में जो है वो स्टेबल रूप से बैठ जाए। उससे क्या होता है कि जो उस तरीके का जो इफेक्ट होता है वो आपके सारे क्रियाकलाप और एक्टिविटीज में भी देखा जा सकता है ना। तो ये एक इसका जो परसेप्शन है वो एटीट्यूडनल बेसिस पे है। ठीक है ना, उसके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है ना, कि अगर वेस्ट वगैरह नहीं होगा, कचरा नहीं होगा, तो उसके लिए जो भी संस्थाएं काम करती है, इतना खर्च होता है तो वो बचेगा, तो फिर सरकार का जो फंड है वो बचेगा, वो अलग चीज है। लेकिन जो कोर पार्ट है उसका वो यही है जो मैंने बताया आपको, है ना। आप उससे रिलेट करके लिखिएगा क्योंकि वो ऐसे में भी पूछा जा सकता है। तो जो ये स्वच्छ भारत मिशन है या क्लीन इंडिया मिशन, इसको कंट्री वाइड जो है सैनिटेशन कैंपेन के रूप में लॉन्च किया गया था गांधी जी की जयंती में 2 अक्टूबर 2014 में, 2014 में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो आपका ओडीएफ है, ओपन जो डिफिकेशन वगैरह होता है, क्योंकि आपको पता है उससे जो है आपका पोलियो वगैरह की भी समस्या होती है और कई सारी समस्याएं उससे होती हैं, है ना। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, फिर उसके बाद जो इरेडिकेशन करना था, मैनुअल स्कैवेंजिंग सबसे खतरनाक चीज़ है। और आप लोग मानिए कि मतलब इसमें जो भी लोग बेचारे मतलब इंडल्ज हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, चाहे आईएएस हो चाहे सेक्रेटरी हो, वो बहुत बड़ा काम करते हैं और ये लोग मतलब काम नहीं कर रहे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक दिन भी ये जो काम करने वाले लोग हैं काम बंद कर देंगे ना, तो सारी चीज़ें जो हैं वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं। आप देखते होंगे न्यूज़ में। तो इनके साथ जो है व्यवहार भी बहुत पॉजिटिव किया जाना चाहिए और इनके लिए ना मतलब एक सेंसिटिविटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए और इसको बंद भी किया जाना चाहिए। इसके लिए अब काम भी किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन अभी भी साउथ में कई जगह जो है ये कार्यरत है, अभी भी है। ये हमारे लिए मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्सर्न का विषय है। ठीक है ना, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली बात है और उसके बाद मॉडर्न और साइंटिफिक जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए और इसके साथ बिहेवियरल चेंज लाने के लिए, है ना, जो हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। देखिए हाइजीन और जो सैनिटेशन होता है वो कई तरीके की जो बीमारियां वगैरह होती हैं वो उससे बचाव करने में तो वैसे भी हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें 2 तरीके के मिशन और शामिल हैं आपके। एक तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन है, जिसको कौन, अब जब अर्बन है तो उसको कौन करेगा इंप्लीमेंट, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। ठीक है ना, इसके बाद जो है अर्बन एरिया में, उसके बाद आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है रिसेंटली अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ क्रिएटिंग अर्बन इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब ओडीएफ फ्री करने का जो उनका टारगेट था उन्होंने उसको अचीव कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रामीण जो स्वच्छ भारत मिशन है अब इसको कौन करेगा इंप्लीमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मिनिस्ट्रीज वगैरह है ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है कि किसके अंतर्गत है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री है रूरल एरियाज के लिए उसके अंतर्गत आता है। और रिसेंटली जो है इन्होंने भी कंप्लीट किया है अपना जो फेज सेकंड और फेज मतलब फेज सेकंड खत्म करके इन्होंने अब लॉन्च किया है, फेज फर्स्ट खत्म करके सॉरी, अपना जो है सेकंड फेज उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है उनके फर्स्ट फेज की बात करें अगर अपन, तो उसके जो फर्स्ट फेज में बात की गई थी रूरल सैनिटेशन कवरेज के अंदर कंट्री में जो आपका मतलब कंट्री में जो ये स्वच्छता का कवरेज था सैनिटेशन का, वो उस समय जो 38.7 था तो उसको इंक्रीज करके 100% करना था। और मोर देन 10 करोड़ इंडिविजुअल्स टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सिंस द लॉन्च ऑफ द मिशन। तो ये क्या है, ऑल रूरल एरियाज इन ऑल द स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ओडीएफ एस मतलब ओपन डेफिकेशन से फ्री, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है 2 अक्टूबर 2019 में। ठीक है ना, तो उसके बारे में ये फैक्चुअल चीज़ है बिल्कुल। उसके बाद आप देखेंगे तो जो हमारे पीएम हैं उन्होंने 8 अगस्त 2020 को एक केंद्र का मतलब इनॉग्रेशन किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है। ठीक है, उसी के कारण ये न्यूज़ में आया है।
ठीक है। तो जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है ये एक तरीके का इंटरैक्टिव जो एक्सपीरियंस सेंटर होगा। तो यहाँ से एक तरीके से अवेयरनेस के लिए जो भी मतलब डायमेंशंस लिए जा सकते हैं, किस तरीके से जो है आपको अवेयरनेस को फैलाया जाएगा, उस तरीके का काम यहाँ पे किया जाएगा और उसको डिजिटल जो है एक सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपने आने वाली जो आपकी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनको वो क्या करेगी, मोटिवेट करेगी कि उनके अंदर जो है बिहेवियरल चेंज और एटीट्यूडनल चेंज आए, और जो इसके बारे में जो हमारे कंट्री ने एक जर्नी जो है सक्सेसफुल जो जर्नी है उसको जो मतलब अचीव किया है, उस यात्रा को मतलब सफल बनाया, उसके बारे में उनको पता चले। तो उससे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और वो भी उस रास्ते में चलने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो मिशन है उसके जो मुख्य जो मतलब कोर एलिमेंट्स हैं, जो उसके कोर जो मतलब वैल्यूज हैं, जैसे आप देखते होंगे कि इस यात्रा में प्रमोट किया गया है कि सत्याग्रह से और स्वच्छ आग्रह, मतलब सत्य का आग्रह कर रहे थे पहले, है ना, जो गांधी जी के टाइम पे आग्रह, उसके बाद हम स्वच्छता का आग्रह कर रहे हैं। तो इसको जो है एक जन आंदोलन के लिए तरह और मास मूवमेंट की तरह हमारे पूरे भारत देश ने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो फ्यूचर जो है वो जनरेशन को मिले, तो वो इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब किया गया है इस केंद्र के अंतर्गत। इसमें देखेंगे आप तो ये लिखा गया है कि जो इसके अंदर अंतर्गत जो भी मतलब सूचना इंफॉर्मेशन है, जो भी अवेयरनेस है आपकी, ठीक है, और जो एजुकेशन है इससे रिलेटेड, वो ये केंद्र प्रोवाइड करेगा। और ये जो आरएसके है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छता जो केंद्र है आपका, इसके इंस्टॉलेशन की बात करें तो जब ऑनलाइन वगैरह है तो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के थ्रू, इमर्सिव शो के थ्रू, इंटरैक्टिव जो आपकी एलईडी है पैनल, होलोग्राम बॉक्स है, और जो आपका इंटरैक्टिव गेम्स वगैरह है, उसके थ्रू जो है अवेयरनेस जो है वहां पर स्प्रेड की जाएगी। ठीक है ना। और राष्ट्रीय जो स्वच्छता केंद्र है उसको जो अगर देखा जाए तो पहली बार महात्मा गांधी के जो चंपारण सत्याग्रह है आपका, है ना, उसके थ्रू शताब्दी जो उसका शताब्दी समारोह बनाया गया था 17 में, उसके अवसर पर इसकी जो है घोषणा की गई थी। ठीक है। तो इसके बारे में सारी चीजें हो गई। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और ये आपका एराविकुलम जो नेशनल पार्क है आपका, है ना, उसके बारे में है। ये वहां पर जो है आपका लैंडस्लाइड है हो गया है। ठीक है ना। लैंडस्लाइड का मतलब आपको पता है, भूस्खलन बोलते हैं, कि मतलब वहां पर डिस्प्लेस हो जाती है ना। जब आप हाइट वगैरह में देखते होंगे, उत्तराखंड के बारे में भी हमेशा देखते होंगे कि ये न्यूज आती है। ठीक है ना। तो जो लैंडस्लाइड है हैव बीन रिपोर्टेड एट द जो आपका नया मक्कड़ टी स्टेट है, एट जो पिट्टी मुडी है, विच इज लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम जो आपका मुनार एरिया है। और ये जो है आपका वो बिल्कुल लगा हुआ एरिया है किससे, एराविकुलम नेशनल पार्क से। तो नेशनल पार्क वगैरह वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अब आप एक बार एराविकुलम जो नेशनल पार्क है उसके बारे में देख जाइएगा। देखिए, जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं उसमें, तो हम दो तरीके के उसमें कंजर्वेशन की बात करते हैं। एक इन सीटू की बात करते हैं हम, और एक एक्स सीटू की बात करते हैं। एक्स सीटू मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब जो पर स्थान पे है, और जो इन का मतलब है कि स्वस्थानिक, मतलब इंडिजिनियसली वहीं पर। तो जो आवास क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब जो किसी मतलब पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत वहां किसी तरीके का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1972 वाला, तो उसके ही अंतर्गत आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी, और कम्युनिटी रिजर्व है जो उसको लागू किया गया। और एक प्रोग्राम और सुनते होंगे आप, जो यूनेस्को का मैप है प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर वाला, 1971 का है वो, उसके थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। और उसके बाद और दो चीजें हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जिसमें आपका मतलब प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट आते हैं, है ना, और वो एक और भी आप नाम सुनते होंगे, रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये जो है आपका 1980s वाला जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके थ्रू लाया गया था। यहां पे ये फैक्ट्स मैं इसलिए बताता हूं आपको, जो कनेक्ट करता हूं स्टैटिक से, क्योंकि मैंने कमेंट देखा कि मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, तो इससे बेनिफिट किसको होगा, आप ही लोगों को तो होगा कि इतनी डिटेल में। मैं चाहूंगा तो इसको बहुत जल्दी भी मतलब वाउंड अप कर सकता हूं इस पूरी न्यूज़ को, अगर सिर्फ पढ़ना हो। लेकिन मेरा विजन और पूरी एससीएस की टीम का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा चैनल है, उससे ये डायरेक्टली बोला जाता है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो आप लोग का सिलेक्शन है ना। तो प्लीज़ इसको आप रिलीजियसली फॉलो करें, और फिर देखिएगा आप एग्जाम में, आपको मैं मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि इसका कितना फायदा होने वाला है आपको लोगों को। ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपन ने देख ली। और यहाँ पर जो है आप देखिए कि ये जो है आपका केरल का जो इडुक्की जिला है ना, वहां पर जो देवीकुलम तालुक है, उसके साउथ वेस्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे, केरला में जो उसके साउथ वेस्ट वाले पार्ट में देखेंगे, तो वहां पर एक जो हिल्स है ना, मतलब घाटों की जो ऊंची
है ना, वो बोला जाता है कि जो घाटों की ऊंची जो मतलब हिल्स है, कन्नन देवन हिल्स है, उसमें ये जो है आपका स्थित है। ठीक है ना, इसकी जो बात कर रहे हैं अपन, है ना, इराविकुलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इट इज लोकेटेड इन द हाई रेंजेस कन्नन देवन हिल्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट्स इन द देवीकुलम ताल्लुक ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। और ये जो है इसका अगर स्प्रेड देखा जाए कि कहां तक ये फैला हुआ है, इसकी एरिया देखा जाए तो 97 जो है स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये होस्ट करता है मतलब साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है आपकी अनाई मुडी, है ना, 2695 मीटर उसकी हाइट है। अनाई मुडी आपने सुना होगा, तो वो भी जो है वहीं पर अवस्थित है ना, वहीं पर सिचुएटेड है। ठीक है ना, सदर्न एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। और यहां पर द राजमलाई रीजन ऑफ द पार्क स्टेज ओपन टू द पब्लिक फॉर टूरिज्म। तो जो राजमलाई वाला एरिया है वो वहां टूरिज्म के लिए ओपन रहता है। केरल जो गवर्नमेंट है आपकी, उसने एक्वायर्ड किया है ये जो एरिया है उसको एक्वायर्ड किया था आपका फ्रॉम द कन्नन देवन हिल्स प्रोड्यूस कंपनी अंडर द कन्नन देवन हिल प्रोड्यूस रिजम्पशन ऑफ लैंड्स एक्ट 1971 के थ्रू। उसके बाद फिर इसको डिक्लेयर किया उन्होंने। पहले तो किसी भी चीज को जैसे नेशनल पार्क डायरेक्टली नहीं बनाया जाता, पहले उसको सेंचुरी बनाया जाता है। तो 1975 में इराविकुलम राजमाला इसको मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया और फिर 1978 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, उसका दर्जा दिया गया। अब यहां पर टोपोग्राफी देखेंगे आप तो ये जो आपका टोपोग्राफी है, आपको पता है कि इस साइड में आपका शोला फॉरेस्ट वगैरह भी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका शोला फॉरेस्ट, है ना, तो एक बार आप इसको देख जाइएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो मेन बॉडी ऑफ द पार्क है वो कंप्राइज करता है हाई रोलिंग प्लेट्यू को। आप जानते हैं कि नीचे जाते जाते अगर आप वेस्टर्न घाट में देखेंगे तो वहां हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो प्लेट्यू एट डिफरेंट एलिवेशन और विथ वेरीफाइंग हाइट। सो आपको पता है वेस्टर्न घाट में हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा एनरिच्ड है। विथ अ बेस एलिवेशन ऑफ अबाउट 2000 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। हमेशा जो है आपका सी लेवल, जो मीन सी लेवल होता है MSL, वहीं से जो है हाइट को मेजर किया जाता है। और यहां पर 3 टाइप्स के जो है मेजरली देखा जाए वहां पर तो 3 टाइप्स के प्लांट कम्युनिटी जो कम्युनिटी है जो वो पाई जाती है। मतलब जो है पादपों का वैसा समूह पाया जाता है। उसमें जो मेजर टाइप्स के हैं वो 3 टाइप के हैं, जो ग्रासलैंड है आपका, श्रबलैंड है आपका और शोला फॉरेस्ट। ठीक है, शोला फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना, उसके बाद अपन देखें तो ये जो आपका पार्क है ये वेस्टर्न घाट में मतलब जो रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट और लीस्ट डिस्टर्ब्ड स्ट्रेच ऑफ यूनिक जो आपका माउंटेन है शोला ग्रासलैंड वेजिटेशन इन द वेस्टर्न घाट, जो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इसके बाद फ्लोरा की बात करें यहां पर तो आपने ये न्यूज़ में भी सुना होगा कि 12 साल में एक बार ये जो है आपका फूल जो है खिलता है। ये न्यूज़ में भी रहा है। नील कुरिंजी जो आपका फ्लावर है ना, नील कुरुंजी फ्लावर, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिल गया। ठीक है ना, तो इसका जो है आपका नाम साइंटिफिक भी लिखा हुआ है, इसको स्ट्रोबिलेंस कुंथियानम बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और वनडे एग्जाम में ये साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, मतलब यूपीएससी तो एटलीस्ट नहीं पूछता है, फिर भी देख जाइएगा अगर ऑप्शन में आए तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। दैट ब्लूम वंस एवरी 12 ईयर्स एंड द नेक्स्ट जो इसको अगली बार देखा जाएगा वो 2030 में देखा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक रेयर टेरेस्ट्रियल और जो मतलब एपीफाइट होता फाइटिक ऑर्किड्स है वो भी पाया जाता है, वाइल्ड ब्लैसम्स जो है और एटसेट्रा। एंड एपीफाइट जो है इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लांट एंड डिराइव्स इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, रेन वाटर और फ्रॉम डेब्रिस एक्यूमुलेटिंग अराउंड इट। ठीक है ना, तो ठीक है, वैसे भी जो एपीफाइट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो इसी तरीके से प्राप्त करते हैं, आपने एनवायरमेंट में देखा होगा। उसके बाद फौना की बात करें तो ये जो पार्क है वो होल्ड करता है लार्जेस्ट वायबल जो पॉपुलेशन आपका नीलगिरी थार की बात आपने सुनी होगी, है ना, नीलगिरी थार है। और जो है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो जो है आपका नीलगिरी थार जो है आपका, है ना, तो नीलगिरी ट्रैगस आपका हाइलो क्रियस बोला जाता है उसको। इट हैज़ अदर लिटिल नोन फौना सच एज जो आपका नीलगिरी मार्टिन है, रेडी मंगूस है आपका, स्मॉल क्लॉड ऑटर है आपका, डस्की स्ट्रिप्ड स्क्विरल वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है आपके फौना वहाँ पर देखे जाते हैं। लेकिन ये जो है वहाँ के स्पेशली जो देखे जाते हैं उसका नाम यहाँ मेंशन किया गया है। और इसमें देखा जाए तो ये जो है आपका रीजनल जो इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो ये कैचमेंट एरिया है किसका, मतलब बोथ ईस्ट में जो ट्रिब्यूटरी है जो पंबर आपकी नदी है उसकी जो आपकी ट्रिब्यूटरी है उसमें ईस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में किसकी ट्रिब्यूटरी, पेरियार और जो आपकी दूसरी नदी है चालककुड़ी उसकी, है ना, उसके कैचमेंट एरिया में। तो इन दोनों रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है उसके रीजनल मतलब
रीजनल जो है उसके एरिया के रूप में इसको देखा जाता है। और अगर वहाँ पर अगर अपन लोकल वहाँ पर क्लाइमेट की बात करें तो लोकल क्लाइमेट को बनाए रखने और आसपास के लिए जो आपका पीने के पानी और सिंचाई के लिए जो पानी की सुविधा है वो इसको वो नदियाँ जो है वो कैचमेंट एरिया जो है जो अपन ने अभी देखा दोनों नदियों के बारे में, जो पेरियार और चालक्कड़ी और जो आपकी पंबर रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी के कैचमेंट एरिया के रूप में, तो वहीं से उनको जो है पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये आज की जो न्यूज़ थी वो लास्ट है। इसके बाद हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो रिलेटेड है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी जो रिपोर्ट है ना। तो ये जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की गई है जो आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, मतलब ये एक आयरिश एजेंसी है और आपका जो वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ जिसको बोला जाता है, हिल्फे है ये आपका, ठीक है ना, हिल्फे है एक ये जर्मन ऑर्गेनाइजेशन। तो दो नाम आप याद रखिएगा, एक तो जो है आपका वेल्ट वेल्ट जो आपका हंगर हिल्फे है, ठीक है ना, और जो दूसरा आपका है क्या, जो एक आयरिश एजेंसी है आपकी, कौन सी, जो आपकी कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ना, नाम याद रहेगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और आपका हंगर हिल्फे है, वेल्ट हंगर हिल्फे। तो इनके द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए कि ये जो रिपोर्ट बेस्ड है तो किन 4 इंडिकेटर्स में है वो बेस्ड है। तो एक तो पहला अंडर नरिशमेंट है, अल्प पोषण जो है, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी पे रिलेटेड है, ठीक है ना। वो हाइट के रेफरेंस में आपका वेट कम होता है और वेट के मतलब एक उम्र के हिसाब से जो है उसका जो लंबाई जितनी होनी चाहिए उसको लेके वो स्टंटिंग और वेस्टिंग है ना। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, कल के वीडियो में मैं एलोबरेट कर दूंगा इस चीज़ को, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। भारत की जो चाइल्ड वेस्टिंग है आपकी रेट जो है वो एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है ये, और ये 20.8% है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक था। तीसरा स्टेटमेंट जो है उसमें बात कर रहे हैं कि भारत का जो वेस्टिंग है चाइल्ड का वो बहुत हाईएस्ट मतलब एक्सट्रीमली हाई लेवल पे है, और वो जो डेटा है 20.8% का है। और हाईएस्ट इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड फ्रॉम 95th पोजीशन थी भारत की, है ना, जो 2010 में थी, और जो अब हमारी मतलब है रैंक वो आपकी कितनी हो गई, 102 हो गई है 2019 में, ठीक है ना। तो ये भी आपका तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। अगर यहाँ पर शेयर ऑफ वेस्टिंग अमंग चिल्ड्रन देखा जाए तो इंडिया जो है उसने राइज किया है 16.5% से, जो 2008 से 12 के पीरियड में 16.5% से 20.8%, मतलब जो ड्यूरेशन लिया है 8 से 12 और 14 से 18 लिया है अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। नेबरिंग कंट्रीज में बात करें तो जैसे नेपाल है 73 मतलब रैंक है, श्रीलंका 66 है, बांग्लादेश 88 है, म्यांमार 69 है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी हमारा 94th रैंक पे है ना। जो पाकिस्तान है वो तक 94 रैंक में, तो आर ऑल्सो इन द सीरियस हंगर कैटेगरी। तो आप देख रहे हैं वैसे भी ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया है, अफ्रीका वाला एरिया है, वहाँ पर वैसे भी माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम हमेशा है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इनका डीकोलोनाइजेशन जब प्रोसेस चालू होती तो स्वतंत्र हुए ये, है ना। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भारत के अनुसार अपने नागरिकों को खिलाने में बेहतर रिपोर्ट मतलब प्रदर्शन किया गया है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें जो है आपका जो इंडियन पैंगोलिन है आपकी, है ना, उसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला जो है तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसने एक्सपोज किया है इनके बारे में, जो मतलब इलीगल और रैम्पेंट जो आपकी पोचिंग हो रही है, ठीक है ना, वहाँ के फॉरेस्ट वाले एरिया में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि 3 to 4 किलोग्राम ऑफ पैंगोलिन स्केल्स वर सीज्ड, है ना, साइज नहीं है सॉरी, सीज्ड है, मतलब इनके जो पैंगोलिन शल्क है उनको जब्त किया गया है 3 से 4 किलोग्राम तक के एक गिरोह से, है ना। उसके लिए लगभग 3 से 5 जानवर मारे गए होंगे, है ना। ये एक जो है ये फाइंडिंग आई है। तो दूसरी भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखें तो इंडियन जो पैंगोलिन है हैज थिक स्केली स्किन हंटेड फॉर मीट एंड यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो दो चीज़ों के लिए, एक तो मीट के लिए और एक ये चाइनीज मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। तो ये डायरेक्टली फ्रेम किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, है ना, ये क्वेश्चन। उसके बाद देखा जाए स्टेटमेंट, पैंगोलिन्स आर अमंग द मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अधिक तस्करी के लिए इसका जो भी मतलब वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज है उनमें से ये एक माना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है इसमें कि आउट ऑफ द 8 स्पीसीज, इसकी 8 स्पीसीज होती है पैंगोलिन की, है ना, इंडिया में जो पाई जाती हैं, एंड द चाइनीज पैंगोलिन्स आर फाउंड इन इंडिया। बोथ दीज स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1
पार्ट 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें भी आपका बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका डी हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और आंसर जरूर पोस्ट करिएगा। और आज जो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।